इस एपिसोड से वीडियो और वॉइस ओवर मेल नहीं खाएंगे। कृपया थोड़ा सहयोग करें। मेरे पास भी उसे मनाने या पुचकारने का टाइम नहीं था। हाथ मुंह धोने के बाद मैं सीधा उसके सामने वाले कमरे में जाकर लेट गया। मैं तो सो गया, पर वो दूसरी तरफ से लगातार रोए जा रही थी। कम से कम आधा घंटा वो रोती रही। मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, पर तभी अचानक उसकी आवाज एकदम ढीली पड़ गई। उसने मुझे पुकारा, पति जी, मुझसे गलती हो गई। मुझे अकेले सोने में बहुत डर लग रहा है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से कभी नखरे नहीं दिखाऊंगी। जब मैं ठीक हो जाऊंगी, तो कभी आपके कान नहीं खींचूंगी और न ही आपको सरेआम सड़क पर घुटनों के बल बिठाऊंगी। उसकी ये बातें सुनकर भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो मुझे जानबूझकर डरा रही थी, या उसने सच में ऐसा कहा था? बिना सोचे समझे भी उसकी आवाज से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कोई मजाक कर रही है। मैंने खुद को कंबल में और अंदर छुपा लिया। मेरी और ज्यादा सुनने की हिम्मत नहीं हुई और मैं जल्दी से सो गया। मुझे नहीं पता कि रोंग रोंग उसके बाद भी रोती रही या नहीं। अगली सुबह बहुत जल्दी ही मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। वो मुझे बुला रही थी। उस वक्त खिड़की से धूप की एक अच्छी खासी गर्म किरण अंदर आ रही थी। उसके डेली रूटीन के हिसाब से मुझे लगा कि वो कम से कम आधे घंटे पहले की उठ चुकी है। मैंने फटाफट कपड़े पहने, उसके कमरे में गया तो देखा कि उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। जब उसने मुझे देखा, तो उसका रोना और चालू हो गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। अच्छा बाबा, ठीक है, अब रोना बंद करो, मैं आ गया हूं ना। मैं उसके पास गया और उसके चेहरे से आंसू पोंछे। वो बेचारी बड़ी बेबस सी लग रही थी और उसे देखकर मेरा दिल तुरंत पिघल गया। उसने मुंह फुलाकर नखरे से कहा, मुझे टॉयलेट जाना है। क्या? भाई, जैसे ही उसने ये बोला, अचानक मेरे चेहरे पर एक अजीब सी गर्माहट शर्म आ गई। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए उससे पूछा, तो क्या मैं तुम्हें टॉयलेट लेकर चलूं? हूँ। वो चिढ़कर बोली, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो रहने दो, वरना मैं अपनी मम्मी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। उसका मूड काफी खराब था। उसकी आंखें एकदम सूजी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि वो अभी-अभी सोकर उठी है और उस पर अब भी नींद छाई है। पर मैं उसे इग्नोर भी नहीं कर सकता था। वैसे भी उसके हाथों में तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं उसे गोद में उठाकर टॉयलेट तक ले गया और फिर वापस आ गया। पर एक अजीब बात थी, उसका रवैया अब काफी बदल चुका था। वो अब मेरे साथ वैसी कड़क या बदतमीज नहीं थी, जैसी कल थी। जब उसने मुझे आवाज दी, तो मैं बाथरूम में गया, उसके बाल संवारे और उसका चेहरा धुलवाया। ये सब करते-करते सुबह के 8 से ज़्यादा बज चुके थे। मुझे अभी स्कूल में एडमिशन के लिए भी जाना था, इसलिए मैंने उसे लिविंग रूम में टीवी देखने के लिए छोड़ दिया और खुद किचन में नाश्ता बनाने चला गया। मैं उससे जितना दूर जा रहा था, मुझे उतना ही सुकून मिल रहा था, पर मुझे अंदर ही अंदर ये अजीब लग रहा था कि वो इस तरह मुझसे चिपक क्यों नहीं रही है, और जैसा मैंने सोचा था, गड़बड़ तो थी ही। जब मैं नाश्ता बनाकर लाया, तो उसने खाने से साफ मना कर दिया। वो मुंह फुलाकर बैठ गई और उसने मुझे जवाब देना तक ठीक नहीं समझा। वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज लग रही थी। मुझे तब जाकर समझ आया कि वो कल रात वाली बात को लेकर अब भी मुझसे खुन्नस खाए बैठी है। मैंने कहा, तुम्हें नहीं खाना क्या? ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। पीछे से आवाज आई, ए कमीने, वापस आओ यहाँ। उसने सोफे का कुशन उठाया और मेरी तरफ फेंक कर मारा। उसका निशाना भाई एकदम सटीक था। वो सीधा मेरे सिर पर आकर लगा। मैंने थोड़े सीरियस टोन में कहा, मैं स्कूल में एडमिशन कराने जा रहा हूँ, तुम खुद से खा लेना। नाश्ता करने के बाद घर पर बैठकर टीवी देखो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। वो तुनक कर बोली, नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। साफ था कि उसने पूरा मन बना लिया था कि जब तक मैं उसे खिलाऊंगा नहीं, वो एक निवाला भी नहीं तोड़ेगी। मुझे फैंग भाई की कही बातें याद आईं। मैंने चुपचाप एक ठंडी सांस ली, उसके पास वापस आया, कटोरी उठाई और उसे खिलाने लगा। दलिया बना था। मैं अपने मन में उसे चिकोटी काटने के गुस्से को दबाते हुए एक-एक चम्मच उसके मुंह में डालने लगा। जैसे ही मैंने उसे खिलाना शुरू किया, उसका चेहरा अचानक खिल उठा। वो जो नाटक कर रही थी ना, कि वो बहुत गुस्से में है और मुंह बना रखा था, वो अपनी बड़ी-बड़ी आंखों से मुझे ही घूर रही थी, पर वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे लगा कि यार, हंसते हुए तो ये काफी क्यूट लगती है, बस इसका टेम्परामेंट, गुस्सा थोड़ा खराब है। पर मुझे ये भी पता था कि अगले ही पल ये लड़की फिर से भड़क सकती है। खैर, अच्छी बात ये रही कि उसने बिना कोई तमाशा किए पूरा दलिया खत्म कर लिया। मैंने बर्तन समेटे, दरवाजे की तरफ बढ़ा और उससे कहा, घर पर ही रहना, बाहर मत निकलना, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे तुरंत कॉल करना, समझी? उसने कुशन को कसकर भींचते हुए कहा, समझ गई, पर तुम जल्दी वापस आना। मैंने चैन की सांस ली और कहा, चलो, ये हुई ना बात। बाहर निकलते ही मैंने दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया, जैसा फेंग भाई ने कल मुझे समझाया था।
इन कुछ दिनों में जब तक रोंगरोंग हिलडुल नहीं सकती, मुझे हर चीज को लेकर बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना था। धूप काफी तेज हो चुकी थी। मैं आराम से बस स्टॉप की तरफ बढ़ा, बस पकड़ी और स्कूल के सामने वाली सड़क पर पहुंच गया। उस वक्त स्कूल के आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जा रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्कूल में घुसते ही मेरी मुलाकात मास्टर जुदाओ की बेटी से हो जाएगी। उसने कल वाली सेम ड्रेस पहन रखी थी और वो हमेशा की तरह बेहद एलिगेंट, पढ़ने लिखने वाली शरीफ लड़की लग रही थी। पर उस भीड़ में भी वो एकदम अलग ही चमक रही थी। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो भागती हुई मेरे पास आई। उसने मेरे हाथ में एक थैला थमाया और जल्दी-जल्दी में बोली, "इस थैले के अंदर सुइयाँ हैं, ज़रा इसे पकड़ो, मैं अभी टॉयलेट होकर आती हूँ।" मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने थोड़े हैरान होकर वो थैला पकड़ लिया। अभी क्लास खुली नहीं थी, तो मैं वहीं क्यारी फ्लावर बेड पर बैठकर उसका वेट करने लगा। आते-जाते स्टूडेंट्स को देखकर लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल लौटने वाली वो फीलिंग सच में बहुत बढ़िया लग रही थी। गर्मी कड़क थी। पहले का टाइम होता तो मैं चुपके से हल्की ड्रेसेस और शॉर्ट्स वाली लड़कियों को ताड़ रहा होता, पर अब रोंग-रोंग के आगे ये सब फील ही पड़ रही थीं। थोड़ी देर बोर होने के बाद मास्टर जुदाओ की बेटी आखिरकार वापस आ गई। उसने मुझसे थैला वापस लिया और मेरी तरफ देखकर बोली, "एडमिशन कराने के बाद स्कूल के गेट पर मेरा वेट करना। मैं तुम्हारी उस छोटी लोमड़ी को सुइयां लगाने तुम्हारे घर चलूंगी।" मैंने हाँ में सिर हिलाया और थैंक यू बोला। फिर वो जाने लगी, पर 2 कदम चलकर ही रुकी और मुड़कर बोली, "बाय द वे, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही नहीं बुला सकती। मेरा नाम फ़ान शियाओ है। तुम मुझे शियाओ बोल सकते हो। मुझे तुम्हारा नाम पता है। बाय।" भाई, नाम तो काफ़ी सही था उसका। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। अभी धूप उतनी तेज़ नहीं हुई थी कि हमारी क्लास का दरवाज़ा खुल गया। हमारे क्लास टीचर गेट पर आकर हमारी क्लास का नंबर चिल्ला रहे थे और सबको फटाफट अंदर आने को कह रहे थे। जाने-पहचाने चेहरों का एक ग्रुप भागता हुआ क्लास में घुसा। मैंने उन सबके अंदर जाने का वेट किया। फिर मैं आराम से अंदर गया और हमेशा की तरह सबसे पीछे वाली सीट के कोने में जाकर बैठ गया। जब सब लोग आ गए तो क्लास टीचर ने पहले एडमिशन की बात नहीं की, बल्कि हमें बेहद हैरान करने वाली एक सिक्योरिटी वार्निंग, चेतावनी दी। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर भाई, मेरी पूरी पीठ पर ठंडे पसीने छूट गए, रोंगटे खड़े हो गए। हमारी क्लास का स्टूडेंट लिली पिछले हफ्ते स्कूल में घूमने आया था और किसी अनजान बंदे ने उसका मर्डर कर दिया और उसकी डेड बॉडी लड़कियों के हॉस्टल डॉर्मेट्री में फेंक दी। आज ही स्कूल की आया कंसीर्ज ने उसकी बॉडी देखी है। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद कंफर्म हुआ है कि उसकी मौत पिछले हफ्ते ही हो गई थी। टीचर ने हम सबसे इससे सबक लेने को कहा और बताया कि आजकल स्कूल के आसपास बिना सिर वाली लाशों के कई मामले सामने आए हैं। शायद आसपास कोई संदिग्ध घूम रहा है, इसलिए उन्होंने ऑर्डर दिया कि कोई भी रात में अकेला बाहर नहीं निकलेगा। भाई, मैं तो सीट से गिरते-गिरते बचा। साला लिली तो परसों होटल में एकदम चंगा भला था। उसने मुझसे बात भी की थी। वो पिछले हफ्ते कैसे मर सकता है? चैप्टर 81, खिड़की पर लिखावट। मुझे तो अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्लास में हो रही कानाफूसी के बीच मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था और मैं होटल वाली बात के बारे में सोचने लगा। अचानक मुझे सबसे बड़ा झोल समझ आया। लिली साला साफ-साफ मेरे पीछे-पीछे कमरे में आया था, पर जैसे ही मैं मुड़ा, वो गायब था। ऊपर से उस ड्राइवर का वो अजीब बर्ताव। मेरे बदन में एक बर्फीली सिहरन दौड़ गई। तभी क्लास टीचर ने आगे कहा, "हम लोग पिछले 3 साल से क्लासमेट्स हैं। कल लिली का अंतिम संस्कार मिट्टी है। अगर तुम लोग जाना चाहो तो आज दोपहर को जाकर उसे देख सकते हो।" उनकी ये बात मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंधी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। इस पूरे कन्फ्यूजन के बीच मैंने जैसे-तैसे एडमिशन खत्म होने का वेट किया। फिर मैं उठा और क्लास से बाहर भागा। क्लास मॉनिटर ने मुझे पीछे से पकड़ा और पूछा, "क्या तुम लिली के घर जा रहे हो?" मैंने कहा, "हाँ, पर मैं आज दोपहर को अकेला जाऊंगा।" इतना बोलकर मैं स्कूल के गेट की तरफ भागा, अपना फ़ोन निकाला और रोंगरोंग को कॉल मिलाया कि अगर सब ठीक रहा तो मैं थोड़ा लेट आऊँगा। पर भाई, जैसे ही फ़ोन उठा, रोंगरोंग बड़े घबराए हुए लहज़े में चिल्लाई, "पतिजी, आप जल्दी घर आ जाओ। एक लड़की घर की खिड़की से चिपकी हुई है और बार-बार आपका नाम पुकार रही है।" मैंने उससे कहा कि मैंने उसे जवाब दिया, पर वो सुन ही नहीं रही है। मैंने भवें सिकोड़ कर पूछा कि वो लड़की दिखती कैसी है? "आप जल्दी आओ, आकर खुद देख लेना।" आह! रोंगरोंग के मुंह से अचानक एक चीख निकली और फोन रहस्यमयी तरीके से कट गया। बिना कुछ सोचे मैं घर की तरफ भागने ही वाला था कि पीछे से किसी ने आवाज दी। मैंने मुड़कर देखा तो वो फान शियाहू थी। "सॉरी यार, क्लास टीचर ने कुछ ज्यादा ही लंबा भाषण दे दिया। तुम्हें वेट करना पड़ा।" वो अपना बैग संभाले मेरी तरफ भागती हुई आई। मुझे तब याद आया कि उसे रोंगरोंग को एक्यूपंक्चर करने मेरे घर चलना था। मैंने फटाफट कहा,
घर पर कोई पंगा हो गया है, समझाने का टाइम नहीं है, मेरे पीछे आओ। मैं उसे भगाता हुआ बस स्टॉप की तरफ ले गया। उसने देखा कि मैं बहुत हड़बड़ी में हूँ, तो उसने पूछा कि क्या कोई सीरियस बात हो गई है। थोड़ा सोचने के बाद मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैंने उससे पूछा कि क्या वो कोई भूत वूत हो सकता है। वो थोड़ी झेपते हुए बोली, दिन के उजाले में भूत, ये पक्का किसी का भद्दा मजाक है। भले ही उसने ऐसा कहा, पर भाई मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। बस में चढ़ने के बाद मैंने रोंगरोंग को फिर से फोन मिलाया, पर कई बार ट्राई करने के बाद भी किसी ने फोन नहीं उठाया। इस बार तो मैं बुरी तरह पैनिक घबरा हो गया। अगर दुश्मन घर तक पहुंच गया था और वो हिल भी नहीं सकती थी, तो मामला सच में डेंजरस था। मैंने शियाऊ से कुछ नहीं कहा, पर वो एकदम शांत रही और उसने मेरी हड़बड़ी का बुरा भी नहीं माना। लगभग 10 मिनट में हम घर के गेट पर पहुंच गए। खिड़की पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, पर हाँ, वहां खून से लिखी एक लाइन जरूर थी। उस पर लिखा था, मैं लिली हूँ, बेहतर होगा कि तुम मेरे घर मत आना। लिली? क्या ये वही क्लासमेट नहीं था जिसका पिछले हफ्ते मर्डर हुआ था? शियाऊ ने भवें सिकोड़कर मुझसे पूछा। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई और मैंने झटके से हाँ में सिर हिलाया। फिर मैंने चाबी निकाली और रोंगरोंग की फिक्र में पागलों की तरह दरवाजा खोला। पर अंदर घुसते ही भाई मैंने देखा कि रोंगरोंग सोफे पर लेटी हुई थी, हाथ में कुशन दबा रखा था और मुंह फुलाकर मुझे देख रही थी। उसका फोन गायब था। तुम ठीक तो हो ना? मैंने चैन की सांस ली और लपक कर उससे पूछा। उसने सोफे के नीचे उंगली से इशारा किया और मुंह बनाकर बोली, हाँ ठीक हूँ, मेरा फोन वहां नीचे गिर गया है। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ जो बाहर से तुम्हारा नाम चिल्लाए जा रही थी। अच्छा, तो ये बात थी। भाई मैं इतना डर गया था कि मैंने अपना ठंडा पसीना पोंछा। मैंने फटाफट शियाओवू को बिठाया, फिर सोफे के नीचे से रोंगरोंग का फोन ढूंढ कर निकाला। रोंगरोंग शियाओवू को देखकर थोड़ा डर रही थी। शायद उसे पता था कि ये लड़की उसे सुई चुभाने आई है। वो कुशन के पीछे छुप गई। उसका वो नखरा अब डर में बदल चुका था। ये देखकर कि वो ज्यादा डरी हुई नहीं है, मैंने उससे पूछा, वो लड़की अभी कैसी दिख रही थी? उसने दबी आवाज में कहा, मैंने देखा नहीं, मुझे बस एक लड़की की आवाज सुनाई दी जो तुम्हारा नाम पुकार रही थी। और फिर मैंने खिड़की पर वो खून देखा। मैंने वही खड़े खड़े खिड़की की तरफ देखा। मैं भूल गया था कि पर्दे अभी भी खिंचे हुए थे। बाहर का कांच देखने के लिए बस एक छोटा सा गैप, दरार था। मैंने फिर पूछा, तो वो मेरा नाम ले रही थी? उसने शियाओहू की तरफ एक डरी हुई नजरों से देखा और मेरी तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाया। इस वक्त शियाओहू का वो थैला रोंगरों के लिए किसी भूत से कम नहीं लग रहा था। डर के मारे उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शियाओ ने मेरी घबराहट देखकर कहा, यह पक्का किसी का मजाक है। दिन के उजाले में भूत होना इम्पॉसिबल है। मैं जानता हूं कि वो कुछ टोने टोटके ताओवादी विद्या जानती होगी, पर मैं फिर भी टेंशन में था। मैंने उसे वो सब बताया जो हमने उस मोटल में देखा था। लिली के बारे में मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद शियाओ अपने हाथों पर गाल टिकाकर गहरी सोच में डूब गई। काफी देर तक उसने कुछ नहीं बोला, तो मैं थोड़ा बेचैन होने लगा। खैर, शुक्र है कि रोंगरोंग कोई आम लड़की नहीं थी, वरना वो तो डर के मारे मर ही जाती। ये देखकर कि शियाओ किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है, मैं भागकर गेट की तरफ गया ताकि उन खून से लिखे अक्षरों को देख सकूं। वो लगभग सूख चुके थे, देखने में काफी डरावने लग रहे थे। मैं तुरंत अंदर भागा, एक गीला कपड़ा लाया और उन्हें पूरी तरह साफ कर दिया। जब मैं अंदर आया तो शियावू को अचानक कुछ याद आया और वो मुझसे बोली, हो सकता है कि वो बहुत दर्दनाक मौत मरा हो। उसका भूत स्कूल लौट आया है। अगर वो किसी जानने वाले से टकरा गया तो वो उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। मैंने चौंक कर पूछा, तुम्हारा मतलब है कि वो मुझ पर अटैक कर रहा है? वो बोली, ऐसा जरूरी नहीं है। भूतों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो दिन के उजाले में सामने आए। ये पक्का कोई तुम्हें जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कहते हुए वो रोंगरोंग के पास आई और बिना किसी हैरानी के उसकी नाड़ी जांचने लगी। ये देखकर मुझे थोड़ा अचंभा हुआ। मैं एक पल के लिए सुन्न खड़ा रहा, फिर कपड़े को साफ किया। चाहे वो लिली हो या कोई और, मुझे आज उसके घर जाकर देखना ही पड़ेगा। जिंदा है तो देखना है, और मर गया है तो उसकी लाश देखनी है। थोड़ी तैयारी करने के बाद मैं बड़े डर और घबराहट के साथ रात के खाने डिनर की तैयारी करने लगा। अभी काफी टाइम बचा था। मैंने सोचा कि मुझे शियाओ से पूछना चाहिए कि क्या वो रोंगरोंग के पास रुककर उसका ख्याल रख सकती है। शियाओ ने रोंगरोंग से थोड़ी देर गप्पे मारी, फिर वो किचन में आई और एप्रन टैबलियर बांधने लगी। तभी अचानक भाई मेरे सिर की नसें तन गईं। अजीब सा खौफ छा गया। घबराहट के मारे मैं सीधे जमीन पर लुढ़का और दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा बंद करके मैं सीधा सीढ़ियों से नीचे कूद गया। जब मैं नीचे पहुंचा तो वो पुराना भिखारी वहां से गायब था। रोंगरोंग और फान श्याओवू मुझे बड़े हैरान होकर देखने लगी। श्याओवू ने मुझसे पूछा, क्या तुमने कोई सांप देखा?
मैं बुरी तरह हाफ रहा था और मैंने ना में सिर हिलाया। फिर मैंने टीवी कैबिनेट पर रखी टॉर्च उठाई और वापस ऊपर भागा। मेरा ये हाल देखकर रोंग रोंग बड़े फिक्रमंद लहजे में चिल्लाई, संभल कर रहना पति जी, मुझे डर है कि ये पक्का हु परिवार का ही कोई बंदा है। उसकी उस डरी हुई आवाज को सुने बिना मैं पागलों की तरह भागकर कमरे में गया। मैंने सीधे टॉर्च ऑन की और उसे बेड के नीचे चमकाया। इस बार भाई मुझे सच में वहां कुछ दिखाई दिया, पर वो कोई इंसानी चेहरा नहीं था, वो कपड़े की एक गुड़िया थी। ये क्या बकवास है? पहले तो मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने अलमारी और बाकी कोने भी छान मारे। अच्छे से चेक करने के बाद वहां कोई सांप वाप नहीं मिला। मैं घुटनों के बल झुका, उस कपड़े की गुड़िया को हाथ में उठाया ताकि उसे चेक कर सकूं, पर साला उसे देखकर मैं खुद डर गया। वो टाट बोरी के कपड़े से बनी हुई थी। वो गुड़िया भाई दिखने में बेहद भद्दी थी। उसका चेहरा एकदम मुर्दे जैसा सफेद था। सिर पर हल्के फुल्के छितराए हुए बाल थे और उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी थीं, जो दिखने में ऑलमोस्ट असली लग रही थीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस गुड़िया के आर पार कई सारी चांदी की सुइयां चुभाई हुई थीं। मुझे देखते ही समझ आ गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। मेरा दिमाग सीधा उन वूडू डॉल्स, जादू टोने वाली गुड़िया पर गया, जिन्हें मैं टीवी पर देखा करता था, जिनका यूज लोग दूसरों पर जादू करने या श्राप देने के लिए करते हैं। मैं उस गुड़िया को उठाकर सीधे नीचे भागा और शियाओ के पास पहुंच गया। मैंने हांफते हुए कहा, जरा देखना यार, क्या ये चीज नॉर्मल है? जैसे ही शियाओ ने उस गुड़िया को देखा, उसके गोरे चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, जाओ भागकर कैंची लेकर आओ, मैं चेक करके बताती हूँ। भाई डर के मारे मेरा कलेजा कांप गया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इस घर में कैंची रखी कहाँ है। शुक्र है रोंग रोंग ने वहीं से आवाज लगाई, मेरे बैग की दूसरी वाली पॉकेट में कैंची है, वहां से जाकर ले लो। मैं दोबारा भागकर ऊपर गया, रोंग रोंग का बैग खंगाला और कैंची निकाल ली। जैसे ही मैं वहां से निकलने लगा, क्यूरियोसिटी उत्सुकता के चक्कर में मेरा हाथ बैग में किसी सॉफ्ट सी चीज पर पड़ा। मैंने उसे बाहर निकाला ताकि देख सकूं कि वो क्या है। वो पीले रंग की एक कपड़े की पट्टी थी, जिस पर काले रंग से कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, रोंग रोंग, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और को भी तुम्हारे साथ चैन की जिंदगी जीने नहीं दूंगा। मैं वांग परिवार का बड़ा बेटा हूँ और मैं उतना सीधा नहीं हूँ जितना तुम समझती हो। ये पढ़कर भाई मैं एकदम सन्न रह गया। क्या वांग परिवार उन 5 अमर घरानों, 5 इमोर्टल फैमिलीज में से एक नहीं है? इस चिट्ठी को लिखने वाला पक्का रोंग रोंग का कोई आशिक ही होगा। मैं इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी नीचे से शियाओ ने मुझे जोर से आवाज दी, अरे मिली क्या? मैंने सोचा कि इस बारे में आज रात को रोंग रोंग से ही सीधे पूछूंगा। मैंने एक लंबी सांस ली और उस कपड़े की पट्टी को चुपके से वापस बैग में खिसका दिया। परेशान दिमाग के साथ मैं भागकर नीचे आया और कैंची शियाओ के हाथ में दे दी। उसने कैंची ली, गुड़िया में से वो चांदी की सुइयां बाहर निकाली और उसके किनारों को काटना शुरू कर दिया। इस बीच मैंने चोरी छिपे रोंग रोंग की तरफ देखा। वो काफी फिक्रमंद लग रही थी, उसकी पलकें बार बार झपक रही थीं और वो हम दोनों को देख तो रही थी, पर उसके बर्ताव में कुछ भी अजीब नहीं था। मैंने भी ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाया और खुद को समझाया कि लिखने वाला कोई नॉर्मल सा आशिक ही होगा जो रोंग रोंग के पीछे पड़ा है। भले ही वो वांग परिवार का हो, पर वो उसके चक्कर में पूरे हु परिवार से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत थोड़े ही करेगा। ये सोचकर मुझे थोड़ा हौसला मिला और मैं शियाओहू को ध्यान से देखने लगा। उसने गुड़िया में एक कट लगाया और उसके अंदर से एक पीली पर्ची निकाली। उसने उसे खोला, देखा और मुझसे पूछा, क्या ये तुम्हारा साल, महीना, दिन और पैदाइश का वक्त, जन्म कुंडली का समय है? मैंने उस पर्ची को हाथ में लिया और बड़े बड़े अक्षरों में लिखी उस बर्थ डेट को देखा। मैंने उसे अच्छे से चेक किया कि कहीं ये किसी और की तो नहीं है। पर भाई वो क्या था? वो साला मेरी ही पैदाइश की तारीख थी। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैंने शियाओ ऊ की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाया और पूछा, हाँ ये तो मेरी ही है, पर इसका मतलब क्या है? फान शियाओ ने अपनी भवें सिकोड़ी और बड़े गंभीर लहजे में बोली, इस तरह की गुड़िया को गुमसुम भूत, फैंटम नुई कहते हैं। ये एक टाइप का तांत्रिक श्राप, काला जादू है। इसके अंदर तुम्हारी बर्थ डेट होने का सीधा मतलब है कि कोई तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। गुमसुम भूत, मुझे इन शब्दों का मतलब तो नहीं पता था, पर भाई मेरे बदन में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैं अपना सिर खुजलाने लगा कि अब क्या करूं। वो आगे बोली, गुमसुम भूत का मतलब है कि इस भूत को बोलने की कोई जरूरत नहीं होती। मौत का तांडव मचाने के लिए ये सिर्फ मारना जानता है। इस गुड़िया को विक्टिम, जिस पर जादू करना हो, के बेड के नीचे छुपाकर रखा जाता है। 3 दिन के अंदर अंदर ये अपनी तादाद बढ़ा लेती हैं। फिर ये गुड़िया एक खतरनाक साये में बदल जाती है और तुम्हें तब तक तंग करती रहेगी जब तक तुम मर नहीं जाते। शियाहू ने ये बात काफी घबराते हुए कही। फिर उसने फटाफट उस गुड़िया के चिथड़े चिथड़े कर दिए। मेरे दिमाग में अचानक उस फैमिली का ख्याल आया,
पर मैंने सोचा कि अगर वो लोग मुझे मारना चाहते तो उन्हें इस तरह के ढकोसलों काले जादू की क्या ज़रूरत थी। तो फिर साला मेरी मौत कौन चाहता है। मैं हाथ में फ़ोन लिए कमरे में यहाँ वहाँ चक्कर काटने लगा। मेरा मन हुआ कि फिंग भाई को फ़ोन मिलाऊं, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर के लिए हम तीनों के बीच एकदम सन्नाटा छा गया। तभी अचानक रोंग रोंग ने मुझसे पूछा, सुनो, कहीं ये उस पागल औरत के बेटे की करतूत तो नहीं है। वो लियू यांग की बात कर रही थी। मैंने ना में सिर हिलाया। लियू यांग ज्यादा से ज्यादा स्कूल में लोगों से बेगार करवा सकता है या धौंस जमा सकता है। वो इस तरह का जादू टोना नहीं कर सकता। भले ही उसका बाप लियू द्वांगोन एक ताओवादी तांत्रिक है, पर लियू यांग ने ये सब कभी सीखा ही नहीं। शियाओ वू ने मुझसे कहा कि मैं ठंडे दिमाग से सोचूं। इस बार तो हमने इसे पकड़ लिया, पर अगली बार शायद हम इतने लकी न हों। कसूरवार को ढूंढना ही पड़ेगा, वरना ये तमाशा कभी खत्म नहीं होगा। रोंग रोंग और मैंने मिलकर काफी दिमाग दौड़ाया, पर बहुत देर तक जब कोई सुराग नहीं मिला, तो मैंने आखिरकार फेंग भाई को फोन लगा दिया। इस बार उन्होंने तुरंत फोन उठा लिया और मुझसे पूछा कि क्या कोई मुसीबत आई है। मैंने घबराते हुए उन्हें उस कपड़े की गुड़िया और खिड़की पर लिखी बात के बारे में सब कुछ बता दिया। फेंग भाई फोन पर कुछ देर के लिए एकदम शांत हो गए, फिर मुझसे बोले, क्या तुम हाल फिलहाल में किसी भूत से मिले हो? भूत शब्द सुनते ही भाई मेरे सिर से लेकर पैर तक एक कैंपी छूट गई। मुझे अचानक लिली का ख्याल आया और मैंने फौरन लिली वाली पूरी कहानी उन्हें सुना दी। हूँ, तो फिर आज ही उसके घर जाओ, चाहे तुम्हें उसकी लाश दिखे या न दिखे, मुझे फ़ोन करके इन्फॉर्म करना। अंधेरा होने से पहले घर लौट आना और सारे दरवाजे खिड़कियाँ अच्छे से बंद कर लेना। मेरे निकलने के बाद फान शियाओ वू ने दरवाजे पर ताला लगा दिया। इस गुड़िया वाले चक्कर की वजह से मैं तो बुरी तरह डरा ही हुआ था, पर शियाओ वू भी सहमी हुई थी, जिससे मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा गिल्ट पछतावा फील हो रहा था। धूप अभी भी कड़क थी। मैंने बस स्टॉप की तरफ अपने कदम बढ़ाए, पर जैसे ही मैं उस ग्रीन बेल्ट पेड़ पौधों वाली पट्टी के पास से मुड़ा, मुझे वही पुराना भिखारी दिखा जो अभी कुछ देर पहले मेरे घर के पास आया था। अगर वो न दिखता तो मैं ऑलमोस्ट भूल ही चुका था कि उसने अभी सांप वाली बात कही थी। वो साफ साफ मुझसे झूठ बोल रहा था। जमीन पर उकड़ू बैठा वो सीधे मेरी आंखों में झांक रहा था, जिससे मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया। मैंने फटाफट जेब से कुछ रुपए युआन निकाले, उसकी तरफ बढ़ाए और बड़े प्यार से पूछा, बाबा आप अभी थोड़ी देर पहले क्या कहना चाह रहे थे? उसने सिर हिलाकर मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं उस वक्त तुझसे कहता कि वो कपड़े की गुड़िया है, तो क्या तू मेरा यकीन करता बच्चे? मैंने भवें सिकोड़ी। साले को उस कपड़े की गुड़िया के बारे में पता था। इसका मतलब इस पूरे झोल में उसका भी कोई हाथ था। ये सोचते ही मैंने उससे पूछा, आप असल में हो कौन और आपको कैसे पता कि मेरे कमरे में वो कपड़े की गुड़िया रखी थी? उस बूढ़े ने उन रुपयों की तरफ देखा जो मैंने उसे दिए थे और बड़े बेरुखे लहजे में बोला, मैं तो बस एक भिखारी हूँ। तू मुझसे पूछ रहा है कि मुझे कैसे पता, तो ये बात मैं तुझे नहीं बता सकता। वो साला सस्पेंस बना रहा था। मेरा मन तो हुआ कि उसे और कुरे दूं, पर फिर मैंने सोचा कि उसने अभी मेरी हेल्प की थी और वो कोई बुरा आदमी नहीं लग रहा था। उससे ज्यादा पूछताछ करना बदतमीजी होती। इसलिए मैंने उसे थैंक यू बोला और आगे बढ़ गया। ये बूढ़ा कोई आम इंसान नहीं था। जब फेंग भाई वापस आएंगे और अगर ये यही रहा, तो पक्का पता चल जाएगा कि ये साला कहाँ से टपका है। मैंने स्कूल की तरफ जाने वाली बस पकड़ी और लगभग 10 मिनट बाद मैं स्कूल के सामने वाली सड़क पर था। जब मैं स्कूल के अंदर गया तो देखा कि मेरी क्लास में कोई नहीं था। सब लोग शायद जा चुके थे। इसका मतलब मुझे लिली के घर अकेले ही जाना था। उसका घर शहर के बाहर एक छोटे से गांव में था, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। हम लोग वहाँ एक बार स्प्रिंग पिकनिक पर गए थे। पैदल जाओ तो बस आधा घंटा लगता था, पर रास्ता काफी सुनसान था और बीच में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। मैं फटाफट सड़क से हटकर उस जंगल वाले छोटे रास्ते पर चल पड़ा, पर अभी मैंने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि अचानक मुझे सामने से कोई आता हुआ दिखा। दिखने में वो कोई औरत लग रही थी, पर उसने एक बड़ा सा हैट टोकरा पहन रखा था और अपना पूरा चेहरा मफलर से ढक रखा था, जो कि बेहद अजीब था। इस कड़कती गर्मी में ऐसे कपड़े और ऊपर से हम इस सुनसान जंगल में एक दूसरे को क्रॉस करने वाले थे। मेरा दिमाग सीधा उस कातिल पर गया जिसके बारे में क्लास टीचर बता रहे थे। डर के मारे मैं झटके से मुड़ा, पर जैसे ही मैं घूमा, पीछे से एक भारी और फटी हुई आवाज आई, सुन, लिली के घर मत जा, वरना बहुत पछताएगा। वो साली मुझे जानती थी। मैं झटके से पीछे मुड़ा और मेरा दिल बैठ गया। भाई ये कैसे पॉसिबल है? मेरे पीछे कोई था ही नहीं। आपको बता दूं कि उस जंगल में पेड़ काफी दूर दूर थे, दूर तक साफ दिखाई दे रहा था। मैंने चारों तरफ आंखें फाड़कर देखा, पर वहां कोई दूर दूर तक नहीं था। मेरे सिर की नसें सुन्न पड़ गईं।
मेरी उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं हुई और मैं भागकर वापस मेन रोड पर आ गया। मैं बुरी तरह घबराया हुआ था, पर फेंग भाई की बात टालने की मेरी हिम्मत नहीं थी। धक धक करते दिल के साथ मैंने बैंक से कुछ कैश निकाला, फिर सड़क से एक टैक्सी पकड़ी जो मुझे हाईवे के रास्ते लिली के गांव ले गई। गाड़ी में बैठने के बाद सीन अलग था, मुझे किसी बात का डर नहीं था। लगभग 2 मिनट बाद मैं उसके गांव पहुंच गया। लिली के घर की तरफ देखा तो चारों तरफ सफेद कपड़े लगे हुए थे, लोगों की भीड़ थी और ढोल नगाड़े और गोंग बजने की आवाजें आ रही थी। मैंने ड्राइवर को पैसे दिए और बिना एक सेकंड गंवाए सीधे लिली के दरवाजे की तरफ भागा। मैंने देखा कि क्लास के बहुत सारे लड़के लड़कियां मेन हॉल के अंदर झांक रहे थे। मुझे आता देख कुछ लड़के मेरे पास आ गए। लड़कियों के सामने वो साले चौड़ में आ रहे थे। एक मोटे लड़के ने मुझे बड़े हिकारत नीचा दिखाने वाले अंदाज से देखा, पर जैसे ही उसकी नज़र लाश के सिर पर पड़ी, उसने देखा कि उस मुर्दे ने अपनी खून से सनी आंखें खोल ली थी और वो साला सीधे मेरी तरफ ही घूर रहा था। चैप्टर 24 पंखों वाले भूतों का कमरा। भाई मैं बिल्कुल श्योर था कि अभी कुछ देर पहले उसकी आंखें बंद थी और अचानक वो इस तरह खुल गईं। उसके उस बिगड़े हुए चेहरे पर बस वो दो आंखें ही सलामत थी, जो मुझे एकदम सुन्न होकर घूर रही थी। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। ठंडे पसीने से मैं पूरा कांप गया। मैंने सब छोड़ छाड़ दिया और वहां से दुम दबाकर भागा। उस वक्त बाकी सब लोग भी घर से दूर खड़े होकर मेरी ही तरफ देख रहे थे। किसी की अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक मुझे खिड़की पर लिखे खून के वो अक्षर और पड़ोस में मिले उस अजनबी की वार्निंग याद आई। मुझे अब जाकर इस पूरी बात पर यकीन होने लगा था। जैसे ही मैं उस मेन हॉल में घुसा था, ये अजीबोगरीब चीजें होने लगी थीं। इसका सीधा कनेक्शन पक्का मुझसे ही था। लड़खड़ाते कदमों से मैं गांव के बाहर की तरफ बढ़ने लगा। भीड़ के पास से गुजरते हुए मुझे समझ आया कि वो सब लिली की मौत के बारे में ही बातें कर रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि लिली जब रात को घर लौट रहा था तो उसे एक पागल औरत मिली थी। उस पागल औरत ने उसका गला घोंट दिया और उसकी लाश को स्कूल के हॉस्टल में फेंक दिया। और सब इस बात पर एग्री कर रहे थे कि वो औरत असल में एक झुइन, नरक की दूत चुड़ैल थी। मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है और मेरी पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। पागलों की तरह भागते हुए मैं गांव के मुहाने पर अपनी क्लास की एक लड़की से टकराया। लड़के मेरा मजाक उड़ा रहे थे, पर मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया और बिना रुके भागता रहा। पीछे से आवाज आई, अरे सुनो, मेरा वेट तो करो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो कियान कियान थी। मैंने सोचा कि अभी मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है, तो मैंने उससे कहा, आज मुझे कुछ जरूरी काम है, अगर कोई बात है तो किसी और दिन आना। इतना कहकर मैं भागता रहा। उसने मेरी बात को ज्यादा भाव नहीं दिया और चिल्लाकर बोली, ठीक है, फिर मैं कल तुझसे मिलने आऊंगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। पूरी स्पीड में भागते हुए मैंने अपना फोन निकाला और फैंग भाई को कॉल घुमाया। जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, मैंने अभी अभी जो भी कांड हुआ था वो सब उन्हें बता दिया। हेलो, सुन, आज रात जब तू घर जाए तो याद से सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना। रात को बाहर से चाहे जो भी आवाज सुनाई दे, उस पर बिल्कुल ध्यान मत देना। दिन में तू नॉर्मल तरीके से रह सकता है। मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। फैंग भाई ने फोन पर यह बात कही। उनकी आवाज सुनकर भाई ऐसा लगा जैसे मेरे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ और ठीक है कहकर फोन काट दिया। मैं रुक रुक कर भागता रहा और आधे घंटे बाद स्कूल पहुंच गया। वहां लोगों की भीड़ को आते जाते देखकर मुझे थोड़ा और हौसला मिला। डर पहले से कम हो गया, पर जब भी मेरे दिमाग में लिली का वो डरावना मरा हुआ चेहरा आ रहा था, मेरे बदन में कंपी छूट जा रही थी। बस स्टॉप पर पहुंचकर जब मैं वेट कर रहा था, तो मेरी नज़र प्लेटफॉर्म के साइड में लगे एक वांटेड पुलिस के इश्तेहार पोस्टर पर पड़ी। उसे देखकर भाई मैं काफी देर तक सन्न खड़ा रहा। उस फोटो में लियू यांग की वो पागल माँ थी। पोस्टर पर लिखा था, इस औरत का नाम वांग गुईफान है। अपने पति को खोने के बाद इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और ये घर से भाग गई। कुछ लोगों का कहना है कि इसे आधी रात को स्कूल के पास देखा गया है, इसलिए नागरिकों से अपील है कि इसे ढूंढने में मदद करें। फोटो में वांग गुईफान के बाल एकदम बिखरे हुए थे। वो स्कूल के सामने खड़ी सड़क किनारे की गली की तरफ देख रही थी। मैंने ध्यान से देखा तो मुझे उसके हाथों का शेप बड़ा अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हाथ में कुछ पकड़ रखा है, पर जब मैंने और गौर से देखा तो वो साले उसके अपने नाखून थे। नहीं यार, किसी इंसान के नाखून आधे उंगली जितने लंबे कैसे हो सकते हैं? फोटो ब्लैक एंड व्हाइट थी और थोड़ी धुंधली भी थी, इसलिए मैं श्योर नहीं था कि वो उसके नाखून ही है। पर उस फोटो में वो चुपके से गली के लेफ्ट साइड में खड़ी थी। सामने की तरफ देखना काफी संदेहास्पद झोल वाला लग रहा था। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया
तो भाई मैं हैरान रह गया। उस गली में 2 लोग खड़े थे, एक काले बालों वाली सुंदर लड़की जिसने ब्लू स्कर्ट पहन रखी थी और एक लंबा पतला लड़का। वो दोनों भी चुपके से सड़क के दूसरी तरफ देख रहे थे। क्या वो रोंग-रोंग नहीं थी? ये देखते ही मुझे वो रात याद आ गई जब हम अपने क्लास टीचर से बचने के लिए गली में छुपे थे। मुझे एक ज़बरदस्त शौक लगा। उस पागल औरत का स्कूल के आसपास दिखना ही अपने आप में अजीब था, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके गायब होने की डेट ठीक उसी दिन से मैच खाएगी जिस दिन मैं और रोंगरोंग इस शहर में आए थे और वो साली उस वक्त से हम पर नजर रख रही थी। तो क्या ये वही थी जिसे लोग झूइन कह रहे थे? पर अगर लिली की मौत के टाइम से हिसाब लगाया जाए तो ये इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि सब कह रहे थे कि लिली एक हफ्ते पहले ही मर चुका था। मेरे दिल में एक बर्फीली ठंडक छा गई। मेरी बस का वेट करने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने तुरंत एक टैक्सी की और घर की तरफ निकल गया। काफी रात हो चुकी थी। शहर की नियॉन लाइट्स चारों तरफ जगमगा रही थी। मेरा दिल काफी भारी था। जब मैं अपने गेट पर पहुंचा तो भाई मैं ये देखकर चौंक गया कि रोंगरोंग दहलीज पर बैठी हुई थी। वो अपने गालों पर हाथ रखे यहाँ वहाँ देख रही था। रान होकर मैं उसकी तरफ भागा और पूछा, तुम अचानक कैसे हिलडुल पा रही हो? मुझे देखकर पहले तो उसका वो टेंशन वाला चेहरा गायब हुआ और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो लड़खड़ाते हुए उठी और सीधे मेरे बदन पर ढह गई, मुझसे चिपक गई। चेहरे पर स्माइल लिए वो बोली, मैं हिल सकती हूँ तो बताओ कैसा लगा? मैंने अविश्वास से उसे ऊपर से नीचे तक चेक करते हुए कहा, ये तो अनबिलीवेबल, यकीन न करने लायक है। भले ही वो चल पा रही थी, पर वो एक बूढ़े इंसान से भी ज्यादा कमजोर लग रही थी। वो बमुश्किल ही हिल पा रही थी, पर मास्टर जुदाओ ने तो कहा था कि उसे ठीक होने में 10 दिन लगेंगे। ये सोचते हुए मैंने उससे पूछा, क्या तुम टाइम से पहले ही ठीक हो गई? उसने अपना सिर ना में हिलाया और मुझ पर पूरा भार डालते हुए थोड़े खोए हुए अंदाज़म में खड़ी रही। इतना बोलने के बाद उसने सीधे फोन काट दिया। मैं तो भाई एकदम हैरान रह गया। क्या फेंग भाई की आवाज से वो भूत वूत भी डर सकते थे? मैं काफी देर तक वहीं सुन्न खड़ा रहा। उसके बाद ही मेरा ध्यान भटका और मैं गुमसुम सा नीचे आया। तभी अचानक दरवाजे पर हुई जोरदार खटखटाहट ने हमारे उस शांत और सुकून भरे पलों को झटके से तहस नहस कर दिया। रोगरोंग ने शर्माते हुए फटाफट कुशन छुपाया और मुझसे जाकर दरवाजा खोलने को कहा। पर मुझे लगा कि भाई कुछ तो झोल है। आखिर इस शहर में हमारा ऐसा कौन सा सगा बैठा था? आधी रात को भला कौन हमारा दरवाजा खटखटाने आएगा? मैंने उलझन में कुशन को साइड में रखा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने बाहर की तरफ मुंह करके तेज आवाज में पूछा, कौन है बाहर? पर भाई मेरे होश उड़ गए जब दूसरी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। लेकिन वो दरवाजा पीटने की आवाज लगातार गूंजती रही। मेरा दिल किसी बुरे अपशकुन के डर से बैठ गया। मैंने दरवाजा तो नहीं खोला, पर मेरा चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। मैंने बिना देर किए रोंग रोंग को गोद में उठाया और ऊपर मंजिल के एक कमरे में ले गया। बाहर वो दरवाजा था कि बिना 1 सेकंड के गैप के लगातार बज ही जा रहा था। रोंग रोंग ने डरते हुए दबी आवाज में मुझसे फुसफुसाकर पूछा, क्या बात है पति जी? मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया और धीरे से कहा कि बस चुपचाप लेटी रहे और बिल्कुल ना हिले। मैंने दबे पांव अलमारी से टॉर्च उठाई और ठीक सामने वाले कमरे में चला गया, जहां से नीचे का मेन गेट साफ दिखाई देता था। खट खट खट, खट खट खट। उस लगातार होती भारी आवाज के बीच मैं रेंगते हुए कमरे की खिड़की के पास पहुंचा और उसे धीरे से सरकाया। मैंने नीचे झांक कर देखा। स्ट्रीट लाइट की रोशनी की वजह से गेट के पास एक अंधा कोना, ब्लाइंड स्पॉट बन रहा था, जहां पूरा सन्नाटा और अंधेरा था। मुझे धुंधली सी एक सफेद परछाई जैसी आकृति दिखाई दी, जो गेट के पास खड़ी दरवाजा पीट रही थी। मैंने चैन की सांस ली कि चलो कोई बंदा ही है। मैंने बिना देर किए तुरंत टॉर्च ऑन की और उसकी लाइट सीधे नीचे गेट पर मारी। पर भाई उस पल जो हुआ, कसम से शौक के मारे मेरे हाथ से टॉर्च छूटते छूटते बची। टॉर्च की उस तेज रोशनी में वहां कोई था ही नहीं। पूरा गेट खाली पड़ा था। पर साला झोल देखो, वो खट 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 की आवाज अब भी बंद नहीं हुई थी। वो लगातार आ रही थी। वो पक्का कोई भूत ही था। मेरी सांसें तेज चलने लगीं। मैंने झटके से खिड़की बंद की, सीढ़ियों से नीचे भागा और ग्राउंड फ्लोर की सारी लाइट्स ऑफ कर दी। फिर उस अजीब और डरावनी खटखटाहट के बीच मैं पागलों की तरह भागकर रोंग रोंग के कमरे में घुस गया। फेंग भाई की कही एक एक बात सच साबित हो रही थी। उन्होंने मुझसे साफ कहा था कि आज रात बाहर से चाहे जो भी आवाज आए, उस पर रत्ती भर भी ध्यान मत देना। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ सच में हो जाएगा। रोंग रोंग ने घबराते हुए पूछा, कौन है बाहर? मैंने बस टेंशन में ना में सिर हिलाया।
फिर फटाफट कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और खिड़की चेक की। पर्दे अच्छे से खींचने के बाद मैंने कमरे की लाइट भी बंद कर दी। बिस्तर पर बैठकर मैं बाहर की आवाज़ों को बड़े गौर से और डरे हुए दिल से सुनने लगा। बाहर वो तमाशा बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दरवाज़ा पीटने की आवाज़ लगातार गूंज रही थी। रोंग-रोंग को शायद अंधेरे से डर लग रहा था। वो मुझसे और कसकर चिपक गई। उसकी सांसें एकदम थम सी गई थीं। मैंने उसके सिर को सहलाया। बिना एक शब्द बोले हम दोनों एकदम शांत होकर बिस्तर पर एक दूसरे में दुबके रहे। इसी तरह लगभग आधा घंटा बीत गया। फिर अचानक दरवाज़ा पीटना बंद हो गया। उसके रुकते ही हमारे आसपास एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कोई श्मशान हो। दूर कहीं गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ के अलावा घर में एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी। मैंने चैन की सांस ली। मैं रोंग-रोंग से कहने ही वाला था कि अब आराम से सो जाओ, पर मुझे फ़ील हुआ कि वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। मैंने टॉर्च जलाकर देखा, तो उसकी आंखें बंद थीं, वो सो चुकी थी। वैसे भी वो आजकल कुछ ज़्यादा ही सो रही थी। मेरी उसे जगाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने उसे धीरे से बिस्तर पर लेटाया और कंबल ओढ़ा दिया, पर उसकी उँगलियों ने मेरे कपड़ों को इतनी कसकर भींच रखा था कि उन्हें छुड़ाना इम्पॉसिबल था। हार मानकर मुझे बिस्तर के सहारे ही टिकना पड़ा। मैं बदन में एक सिहरन लिए बाहर की हल्की सी भी आहट को सुनने की कोशिश कर रहा था। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ढीला पड़ जाऊं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। मेरी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने जैसे-तैसे जागते हुए 1 घंटा काट दिया। इस पूरे घंटे के दौरान बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने सोचा कि चलो, अब शायद सारा पंगा खत्म हो गया है। और आखिरकार मैंने तसल्ली से अपनी आंखें बंद कर ली। मैं बस सोने ही जा रहा था। पर भाई, मेरे वहमो-ख़्याल में भी नहीं था कि जैसे ही मेरी आंखें बंद हुईं और मुझे हल्की-सी झपकी आई, ठीक मेरे बगल वाली खिड़की पर अचानक 2 बार आवाज़ हुई, खट-खट। उसने मुझे झटके से डराकर उठा दिया। मेरी जितनी भी कसर बची थी सब हवा हो गई। यहाँ तक कि रोंगरस भी हड़बड़ाकर जाग गई। कौन है वहाँ? मैंने फटाफट रोंग-रोंग के मुंह पर हाथ रख दिया ताकि उसके मुंह से आवाज़ ना निकले। मैंने जैसे-तैसे अपनी पूरी हिम्मत बटोरी और बाहर की तरफ मुँह करके तेज़ आवाज़ में पूछा। खिड़की पर फिर से 2 बार खटखटाहट हुई और फिर एक आवाज़ आई। मैं हूँ, मैं लिली हूँ। तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? लिली? भाई, मेरे पूरे बदन पर तुरंत काँपने वाले रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज़ लिली की बिल्कुल भी नहीं थी। वो आवाज़ काफ़ी भारी और फटी हुई सी थी। वो हूबहू वैसी ही लग रही थी जैसी उस नकाबपोश, चेहरा ढकी हुई औरत की थी जो मुझे दिन में जंगल के रास्ते में मिली थी। लिली तो साला मर चुका है ना? तुम असल में हो कौन? ये भूतों वाला नाटक बंद करो, वरना मैं सीधे पुलिस को फ़ोन लगा दूंगा। मैं काँपती हुई आवाज़ में चिल्लाया। मैं बहुत बुरी तरह डर चुका था। इस घर के कांच काफ़ी साउंड प्रूफ, आवाज़ रोकने वाले थे, इसलिए बाहर खड़े उस बंदे की आवाज़ काफ़ी दबी हुई और घूं-घूं जैसी आ रही थी। हालत ऐसी थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बाहर से आवाज़ फिर आई, मैं सच में लिली हूँ। अगर यकीन नहीं होता तो खुद खिड़की खोलकर देख लो। मैंने एक गहरी सांस ली और अपना मुंह रोंग-रोंग के कान के पास ले गया। मैंने दबी आवाज़ में उससे कहा, शोर मत मचाना, मैं जाकर देखता हूँ। रोंग-रोंग मुझसे चिपक गई। शायद उसे डर था कि खिड़की के पीछे जो कोई भी है वो मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैंने उससे कहा, अच्छा ठीक है, मैं खिड़की नहीं खोलूंगा, तुम रिलैक्स रहो। मेरी ये बात सुनकर उसने आखिरकार मुझे छोड़ा। मैंने घबराते हुए खिड़की के पास जाकर धीरे से पर्दा हटाया। बाहर चांद की तेज रोशनी बिखरी हुई थी। मुझे खिड़की की सिल्लेर मुंडेर पर धुंधली सी एक डिबिया रखी हुई दिखाई दी, पर वहां कोई बंदा या परछाई नजर नहीं आई। मैंने टॉर्च ऑन की और बाहर की तरफ रोशनी मारी। सच में वहां कोई नहीं था। डर के मारे मैंने तुरंत पर्दा खींच दिया और दोबारा बाहर देखने की हिम्मत नहीं हुई। रोंग-रोंग ने हाँफती हुई आवाज में मुझसे पूछा, आपने क्या देखा पति जी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक लंबी सांस ली और अपनी घबराहट को शांत करने के लिए खिड़की के सहारे टिक गया। उसने मुझसे आगे कोई सवाल नहीं किया। थोड़ी देर बाद वो बिखरे हुए बालों के साथ बिस्तर पर उकड़ू बैठ गई और मुझे देखने लगी। मुझे इस हाल में देखकर उसने हाँफते हुए अपनी छाती पर हाथ मारा, मुंह बनाया और बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने चैन की सांस ली, ना में सिर हिलाया और पर्दे को पूरी तरह बंद कर दिया। रही बात मुंडेर पर रखी उस काली डिबिया की, तो मेरी उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे डर था कि कहीं उसमें भी वैसी ही कोई चीज ना हो जिसने रोंग-रोंग को नुकसान पहुंचाया था। हम दोनों काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। वो मुझसे कहीं ज्यादा शांत थी। आखिर वो हू परिवार की लड़की थी। साला असली भूत भी सामने आ जाता तो वो नहीं डरती। इस बार बाहर एकदम सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं आ रही थी। मुझे फील हुआ कि अब रात को कोई और ड्रामा नहीं होने वाला। मैंने थोड़ा सोचकर रोंग-रोंग से कहा, तुम अब जल्दी से सो जाओ,
मैं यही जाग रहा हूँ। उसने कहा, ठीक है, और बिस्तर पर लेटकर मुझे देखने लगी। उस वक्त उसका वो मासूम और नाजुक सा चेहरा देखकर दिमाग में कई अजीब से ख्याल आने लगे। मैं फटाफट बिस्तर के कोने में नीचे की तरफ बैठ गया। दीवार को घूरते हुए मैं अपनी ही टेंशनों में खोया हुआ था कि तभी रोंग रोंग अचानक फुसफुसाई, पति जी, मेरा मन छोटी लिनलिन से मिलने का कर रहा है। मैं चौंक गया। वो बेचारी 3 महीने तक अपने घर नहीं जा सकती थी, बस मलाल ही कर सकती थी। मैंने उससे कहा, 2 महीने रुक जाओ, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा और तुम कुछ दिन वहीं रह लेना। वो जिद करके बोली, नहीं, मैं चाहती हूं कि आप उसे यहीं लेकर आएं। मैंने मन ही मन एक ठंडी सांस ली। सच कहूं तो कभी कभी मुझे वो बड़ी बेबस और बेचारी लगती थी, पर जब वो अपने नखरे और जिद पर आती थी तो मुझे पागल कर देती थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे लगा कि छोटी लिनलिन को यहाँ लाने में कोई बुराई नहीं है, कम से कम जब तक रोंग रोंग ठीक हो रही है, उसका मन बहला रहेगा। पर इसके लिए पहले फेंग भाई का वापस आना जरूरी था। ये सोचकर मैंने हाँ में सिर हिला दिया। 2 दिनों में मैं उसे यहाँ ले आऊंगा ताकि वो तुम्हारे साथ खेल सके। ये सुनकर वो खुशी से खिल उठी और उसने धीरे से कंबल हटाया। उसने मुझे घूरते हुए कहा, चलो, डन रहा, आज रात आप बिस्तर पर ही सो सकते हो। मैंने सोचा कि वरना तो मैं वैसे भी जमीन पर ही सोने वाला था। फेंग भाई ने भी कहा था कि मैं उसके साथ ही सो जाऊं, और मेरे मन में कोई उल्टे सीधे ख्याल भी नहीं थे। मैंने अपने जूते तक नहीं उतारे। मैं बिस्तर के सहारे टिक गया, लाइट ऑफ की और अपना फोन निकाल लिया। फोन चलाने से मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया। इस तरह कोई और पंगा भी नहीं होगा। मैं छोटी लिनेलिन को लाने के लिए मान गया था, इसलिए रोंगरोंग का मूड एकदम सेट था। वो मुझसे चिपककर चुपचाप मेरे फोन की स्क्रीन को निहारने लगी। फोन में मग्न होते ही वो जो डरावना माहौल बना था, वो सब गायब हो गया। मैं इस बारे में भी सोचने लगा कि जब रोंगरोंग पूरी तरह ठीक हो जाएगी और कुछ दिनों में मेरा स्कूल रेगुलर शुरू होगा, तब क्या होगा। उस वक्त तो वो पक्का मुझे हर सुबह जगाया करेगी, मुझसे चिपककर स्कूल तक आया करेगी, फिर छुट्टी के टाइम गेट पर मेरा वेट करेगी और हम शियाओ के साथ जुबे चांत जाया करेंगे। ऊपर से स्कूल में जो फंक्शंस होंगे वो मुझे वहां भी अकेले नहीं जाने देगी। भाई, ये तो बड़ी आफत हो जाएगी। स्कूल वालों को पता चल गया तो वो मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे, पर मैं उसे अपने पीछे आने से रोक भी तो नहीं सकता था। काफी सोचने के बाद मुझे बस एक ही रास्ता समझ आया। मैं उससे कहूंगा कि मुझे पति जी बोलना बंद करे और सबके सामने मेरी कजन, ममेरी चचेरी बहन बनकर रहे। थोड़ी देर बाद रोंगरोम सो गई। उसका छोटा सा गर्म हाथ हमेशा की तरह मेरे कपड़ों को जकड़े हुए था, मानो उसे डर हो कि मैं कहीं भाग न जाऊं। मैं घंटे भर फोन चलाता रहा। जब बाहर कुछ नहीं हुआ और मैं भी बुरी तरह थक गया, तो आखिरकार मेरी आंख लग गई। पूरी रात बिना किसी कांड के शांति से कट गई। अगली सुबह जब पर्दों को चीरकर धूप की रोशनी कमरे में आई तो मेरी आंखें खुली। दिमाग अभी भी थोड़ा भारी था। मेरे ऊपर एक कंबल ओढ़ाया हुआ था, पर रोंगरोम बिस्तर से गायब थी। मैं टेंशन में आ गया। फटाफट उठा और भागकर नीचे देखने गया। वो किचन में नाश्ता बना रही थी। मैंने चैन की सांस ली और सोचा कि चलो अच्छा है, इस बहाने उसकी थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। हाथ मुंह धोने के बाद मैं सीधा ऊपर कमरे में आया और खिड़की का पर्दा खोला ताकि देख सकूं कि रात वाली वो काली डिबिया अभी भी वहीं है या नहीं। खिड़की खोलते ही देखा कि डिबिया वहीं रखी थी। वो किचन के पीछे मिलने वाली लकड़ी से बनी थी और उसका साइज लगभग एक सेब जितना था। बिना ज्यादा सोचे मैंने खिड़की से हाथ बाहर निकाला और उस डिबिया को उठा लिया। मैं सोच रहा था कि साला, इसे ऊपर यहाँ रखकर कौन गया। सेकंड फ्लोर इतनी ऊंचाई पर है, क्या ये सच में किसी भूत प्रेत का काम था। डिबिया पर कोई ताला नहीं था, इसलिए मैंने उसका ढक्कन उठा दिया। जैसे ही मैंने उसे खोला, मैंने देखा कि उसके अंदर पीले रंग की एक कपड़े की पट्टी चिट्ठी रखी थी। वो मुझे काफी जानी पहचानी लगी, हुबहू वैसी ही जैसी रोंगरोंग के बैग में मिली थी। मैंने फटाफट उस कपड़े को खोला और देखा। उस पर काले रंग के अक्षरों में एक लाइन लिखी थी, अगले महीने होने वाली 5 महान अमर घरानों की सभा में मैं वांग परिवार की तरफ से रोंगरोंग से शादी करने जा रहा हूँ। क्या? भाई, वो वांग परिवार की तरफ से आई एक शादी की चिट्ठी थी। इसे पढ़कर मैं न चाहते हुए भी पूरी तरह कांप उठा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं उस चीज को हाथ में लेकर सीधा किचन के दरवाजे पर गया और रोंगरोंग को आवाज देकर बोला कि वो जहां है वहीं रुकी रहे। मैंने उस कपड़े की पट्टी को खोला ताकि उसे वो अक्षर दिखा सकूं। तुम खुद उन 5 महान अमर घरानों में से एक से हो। जरा देखकर बताओ कि क्या ये वांग परिवार ने ही लिखा है। मेरे ये पूछते ही वो चिट्ठी देखकर रोंगरोंग इतनी बुरी तरह डर गई कि लड़खड़ाकर सीधे जमीन पर गिर पड़ी। पैनिक होकर मैंने तुरंत उस कपड़े को दूर फेंका और उसे संभाल कर सोफे पर बिठाया। मैंने फिक्रमंद होकर उससे पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें? अचानक उसका चेहरा एकदम उदास हो गया। उसने अपनी भवें सिकोड़ी और मुझसे बोली, ये वांग परिवार के बड़े बेटे ने भेजी है। 7 साल पहले वांग का जो रिश्ता आया था, ये उसी की चिट्ठी थी। वो खुद मेरे घर मेरा हाथ मांगने आया था और इसी वजह से मैं घर से भाग गई थी।
बाद में मेरी मुलाकात हू परिवार के बड़े बेटे से हुई। अगर तुम न होते तो वो साला मेरी इज्जत पर हाथ डाल चुका होता। इतना बोलते बोलते उसने अपना सिर नीचे झुका लिया, अपनी फ्रॉक का निचला हिस्सा पकड़ा और उसे बेतहाशा मरोड़ने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, उसने झटके से अपना सिर उठाया, अपनी पल मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं उस चीज को हाथ में लेकर सीधा किचन के दरवाजे पर गया और रोंग-रोंग को आवाज देकर बोला कि वो जहां है वहीं रुकी रहे। मैंने उस कपड़े की पट्टी को खोला ताकि उसे वो अक्षर दिखा सकूं। तुम खुद उन 5 महान अमर घरानों में से एक से हो। जरा देखकर बताओ कि क्या ये वांग परिवार ने ही लिखा है? मेरे ये पूछते ही वो चिट्ठी देखकर रोंग-रोंग इतनी बुरी तरह डर गई कि लड़खड़ाकर सीधे जमीन पर गिर पड़ी। पैनिक होकर मैंने तुरंत उस कपड़े को दूर फेंका और उसे संभाल कर सोफे पर बिठाया। मैंने फिक्रमंद होकर उससे पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें? अचानक उसका चेहरा एकदम उदास हो गया। उसने अपनी भवें सिकोड़ी और मुझसे बोली, ये वांग परिवार के बड़े बेटे ने भेजी है। 7 साल पहले वांग का जो रिश्ता आया था, ये उसी की चिट्ठी थी। वो खुद मेरे घर मेरा हाथ मांगने आया था और इसी वजह से मैं घर से भाग गई थी। बाद में मेरी मुलाकात हू परिवार के बड़े बेटे से हुई। अगर तुम न होते तो वो साला मेरी इज्जत पर हाथ डाल चुका होता। इतना बोलते बोलते उसने अपना सिर नीचे झुका लिया, अपनी फ्रॉक का निचला हिस्सा पकड़ा और उसे बेतहाशा मरोड़ने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, उसने झटके से अपना सिर उठाया, अपनी पलकें झपाईं और मुझसे कहा, वो वांग का लड़का एकदम बदचलन और घटिया इंसान है, पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। खुद मेरी माँ को भी उसकी इज्जत करनी पड़ती है। अगले महीने हमारे अमर घरानों की सालाना महासभा होने वाली है और हम सबको वहां जाना ही पड़ेगा। मुझे उसी बात का खौफ सता रहा है। इतना कहकर वो शांत हो गई। उसका चेहरा एकदम बुझा हुआ था और वो भारी टेंशन में लग रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका ऐसा कोई पास्ट अतीत भी रहा होगा। जब वो आगे कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो मैं सारा खेल एक बार में ही समझ गया। वांग परिवार का वो बड़ा बेटा मेरी रोंगरोंग को मुझसे छीनना चाहता था। ये सोचते ही मेरा दिल बैठ गया। मेरा उससे आगे कुछ भी पूछने का मन नहीं हुआ। मैंने 1 सेकंड के लिए दिमाग दौड़ाया और फटाफट बोला, तुम रत्ती भर भी टेंशन मत लो, हम अपने फेंग भाई को अपने साथ लेकर चलेंगे। उन सालों की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे सामने आंख भी उठा सकें। रोंगरोंग ने अपना सिर झुकाया, कुछ देर सोचा और फिर अचानक उसे मेरी बात समझ आई तो उसने हामी में सिर हिला दिया। ये हुई ना बात, आपके फेंग भाई इतने स्ट्रांग हैं, वो पक्का हमारी हिफाजत करेंगे। इतना बोलते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने खुशी खुशी मेरे गले में अपनी बाहें डाल दीं। वो पल भर के लिए मुस्कुराई और फिर लड़खड़ाते कदमों से वापस किचन की तरफ बढ़ गई। जाते जाते वो मुड़ी और मुझे देखकर बोली, छोटी लिनलिन को लाना मत भूलना, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, पर जैसे ही उसने मुंह फेरा, मेरा चेहरा फिर से उतर गया और मैं गहरी सोच में डूब गया। भले ही फेंग भाई अकेले में कितने ही शेर क्यों न हो, पर क्या वो अकेले पूरे वांग खानदान से लोहा ले पाएंगे? मैंने एक किताब में पढ़ा था कि वांग परिवार उन जानवरों का है जो तपस्या करके अमर हुए हैं। कहने को तो वो हू परिवार से बस 19-20 ही पीछे हैं, पर असलियत ये है कि दोनों टक्कर के हैं, क्योंकि हू परिवार में ज्यादातर औरतें हैं, जबकि वांग परिवार में मर्दों की भरमार है और उनके पास एक से बढ़कर एक धुरंधर एक्सपर्ट्स हैं। मेरा मूड पूरी तरह खराब हो चुका था, पर मैं रोंगरोंग के सामने ये जाहिर नहीं होने देना चाहता था, ताकि उसकी तबीयत पर कोई बुरा असर न पड़े। नाश्ता करने के बाद मैंने एक स्टूल उठाया और रोंगरोंग को लेकर दरवाजे के बाहर बैठ गया, ताकि थोड़ी धूप सेंक सकें। यहाँ फिलहाल कोई खतरा नहीं होना चाहिए था, पर भाई मेरे दिमाग में इस वक्त इतनी सारी उलझनें चल रही थीं कि क्या बताऊं। फेंग भाई के वापस आने तक मुझे जैसे तैसे अपना दिमाग शांत रखना था। हम दोनों ही अपने अपने फोन में घुसे हुए थे, पर रोंगरोंग तो भाई मुझसे भी कहीं ज्यादा फोन में खोई हुई थी और बिना कोई नखरा किए चुपचाप बैठी थी। हम दोनों दोपहर तक मजे से फोन में गेम खेलते रहे। जब मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए अंदर जाने ही वाला था, तभी अचानक मेरी नजर गेट पर पड़ी। स्कूल की स्कर्ट पहने एक लड़की हाथ में फलों की थैली और पीठ पर बैग टांगे अंदर आ रही थी। पहली ही नजर में मैंने पहचान लिया, वो हमारी क्लास की मॉनिटर कियान कियान थी। मुझे देखते ही वो हमेशा की तरह अपने उसी ठंडे रूखे अंदाज में पास आई और मुझे घूरते हुए बोली, हाँ भाई, टीचर ने कहा था कि तेरी तबीयत खराब है और मुझे तुझे देखने के लिए भेजा है। ठीक है तू? मैं तो भाई एकदम सन्न रह गया। मन में आया कि अब तो गेम ओवर। मैंने क्लास टीचर से बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ली थी, पर साला इसने तो मुझे यहाँ चंगा भला देख लिया था। ये पक्का स्कूल जाकर मेरी शिकायत करेगी। मैंने झेपते हुए अपनी गर्दन खुजलाई और एक नज़र रोंगरोंग पर डाली।
तभी मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने कहा, थैंक यू यार, वैसे मैं बीमार नहीं हूँ, ये मेरी कज़न बहन है। ये 2 दिन के लिए मेरे घर आई हुई है, तो बस इसी की देखभाल करने के लिए रुका था। उसने रोंग-रोंग की तरफ देखा, अपनी नाक सिकोड़ते हुए हूँ किया, फिर फलों की थैली मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, चल ठीक है, जल्दी स्कूल आ जाना, बोर्ड के एग्ज़ाम्स अब ज़्यादा दूर नहीं हैं। मैंने फल पकड़े और उसे अंदर आकर बैठने के लिए कहा, पर उसने मना कर दिया और बोली कि उसे घर पर कुछ काम है, इसलिए वो निकल रही है। इतना कहकर वो बिना कोई भाव दिए उल्टे पैर वहां से चली गई। रोंग-रोंग ने जैसे ही कियान कियान को दूर जाते देखा, उसने अपना मुंह फुलाया और थोड़े गुस्से में मुझसे बोली, आज के बाद इस लड़की से कभी बात मत करना, समझे? मैंने हैरान होकर पूछा, क्या? क्यों? वो आंखें तरेरते हुए बोली, वैसे भी सुंदर लड़कियों से बात करना मना है, और जो सुंदर नहीं है उनसे भी। मेरे अलावा किसी भी औरत से बात करने की परमिशन नहीं है तुम्हें, समझ आया? अगर बात की तो मैं सीधे घर जाकर अपनी माँ को बता दूंगा कि तुमने हमारे वो 3 रूल्स तोड़े हैं। उसने हर एक शब्द पर जोर देते हुए मुझे घूरा। मैं भी भीगी बिल्ली बन गया। भाई, मुझे क्या पता था कि ये छोटी सी आफत इतनी ज्यादा शक्की और जल कुकड़ी होगी। मैंने हार मानकर उसे प्रॉमिस वादा कर दिया। मैं फलों को उठाकर घर के अंदर ले आया और खाना पकाने के लिए आग जलाने लगा। पर मेरा मन नहीं माना कि मैं रोंग-रोंग को बाहर धूप में अकेला छोड़ दूं, इसलिए मैं उसे अंदर बुलाने के लिए वापस दरवाजे की तरफ बढ़ा। अभी मैंने बाहर कदम रखा ही था कि अचानक आवारा लड़कों का एक ग्रुप सड़क से भागता हुआ सीधे हमारे घर की तरफ आता दिखा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा कांड हो गया हो। वो बहुत हड़बड़ी में भाग रहे थे। मैं पल भर के लिए वहीं ठहर गया। मुझे लगा कि साले बाहर आकर दंगा फसाद करेंगे, पर तभी मेरी नज़र उनके लीडर पर पड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि लियू यांग था। वो अपने साथ उन छपरी, बाल रंगे हुए गुंडों की टोली लेकर सीधा रोंग-रोंग की तरफ लपका। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मुझे किसी बहुत बड़े अनर्थ का अंदाजा हो गया था। मेरे हाथ से फ़ोन छूटकर एक झटके से ज़मीन पर गिर पड़ा। बिना आगा पीछा सोचे मैंने पास में रखा पोछा डंडा उठाया और उनकी तरफ भागा। मैंने चिल्लाकर कहा, सालो अपनी औकात में रहो और कोई बकवास मत करना। मुझे लगा था कि वो साले कल रात की बात का मुझसे बदला लेने आए हैं, पर भाई पासा ही पलट गया। उस गैंग ने मुझ पर हाथ उठाने के बजाय सीधे रोंग-रोंग को दबोच लिया और उसे उठाकर वापस सड़क की तरफ भागने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता भी है कि मैं हूँ परिवार की दूसरी राजकुमारी हूँ। छोड़ो मुझे कमीनों, छोड़ो। पति जी, पति जी। रोंग-रोंग पहले से ही बुरी तरह जख्मी थी और हिल भी नहीं पा रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और अपनी पूरी ताकत से चीखने लगी। लियो यांग, साले तेरी ये हिम्मत, तू करना क्या चाहता है? मैं गुस्से में पागल होकर हाँफते हुए उनके पीछे भागा। लियू यांग ने घटिया अंदाज में हंसते हुए चिल्लाकर कहा, करना क्या है, आज रात ठीक 8 बजे स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर आ जाना। अगर तू टाइम पर नहीं पहुंचा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पर मेरे ये लड़के तेरा वेट करते करते इस पटोला सुंदर लड़की का पूरा ध्यान रखेंगे। आहा! इतना बोलते ही उन गुंडों ने रोंग-रोंग को एक वैन में ठूंसा और गाड़ी को पूरी स्पीड में भगा ले गए। कमीने साले, अगर उन्होंने मेरी रोंग-रोंग के एक बाल को भी छुआ तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। उस वैन पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मैं पैनिक घबरा गया। मैं पागलों की तरह वापस घर के अंदर भागा, जमीन पर गिरा हुआ फोन उठाया, दरवाजे पर ताला जड़ा और सीधे स्कूल की तरफ दौड़ लगा दी। वो साले नीच गुंडे थे। रोंग-रोंग जैसी लड़की अगर उनके हाथ लग गई थी तो मुझे डर था कि रात के 8 बजे तक तो बहुत देर हो जाएगी। ये सब इतनी अचानक हुआ कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। रोंग-रोंग की जैसी हालत थी, वो इस वक्त एक आम इंसान से भी ज्यादा कमजोर थी। मुझे उसे हर हाल में जल्द से जल्द ढूंढना था। लियू यांग के साथ जो आवारा लड़के घूमते थे, वो असल में बस छोटे-मोटे छपरी गुंडे थे, जिनमें खुद कोई दम नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सालों में अचानक किसी को किडनैप, अगवा करने का इतना जिगरा कहाँ से आ गया। और हाँ, आज मैंने फेंग भाई को फोन करने का ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया था।